नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड कोर कक्षा 11वीं में जो आपकी चलती हिंदी उसमें पाठ है एक नमक का दरोगा गद्य खंड के अंतर्गत, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो ये एनसीईआरटी की बुक है। तो ये सीबीएसई बोर्ड में चलती है, एमपी बोर्ड में भी चलती है और कई राज्यों में एनसीईआरटी बुक चलती है। जहाँ जहाँ ये बुक चलती है और जिसमें ये पाठ है नमक का दरोगा, तो उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हम आपके सामने लाए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो फिर ये रहा आपका पाठ का नाम और ये रहा प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न ये रहा इस तरह से। अब देखो इसमें जो प्रश्न है एनसीईआरटी बुक में जो पाठ के अंत में प्रश्न दिए हैं तो उसी के आधार पर उत्तर हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। यानी जो कहानी है उसका, यानी जो आपकी कहानी नमक का दरोगा, उस कहानी का कौन सा पात्र, पात्र का मतलब है कैरेक्टर, सबसे अधिक प्रभावित करता है। एक तो ये बताना है और दूसरा ये बताना है कि क्यों प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा कि कहानी में मुंशी बंशीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, और बंशीधर क्या है, नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख पात्र है। तो हमें सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, मुंशी बंशीधर। अब मुंशी बंशीधर कौन है, तो नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख पात्र है। फिर अब क्यों प्रभावित करता है, वह एक सच्चा ईमानदार कर्तव्य का पालन करने वाला एवं आज्ञाकारी पुत्र है। देखो वो प्रभावित क्यों करता है, क्योंकि वह कैसा है, सच्चा है, ईमानदार है, कर्तव्यों का ठीक से पालन करता है, इसलिए। अब आगे, उसके पिता नौकरी में रिश्वत और बेईमानी को सही मानते हैं। यानी जो बंशीधर के पिता हैं वो क्या कहते हैं कि नौकरी में रिश्वत लेना और बेईमानी ठीक है, लेकिन बंशीधर ईमानदार दरोगा है। वो क्या है, नमक का दरोगा, वो कैसा है, ईमानदार, वह सत्य के मार्ग पर चलता है। नौकरी चले जाने पर भी उन्हें कोई पछतावा नहीं होता है। यानी जो बंशीधर हैं वो कैसे हैं, पिताजी कहते हैं कि नौकरी में रिश्वत बेईमानी चलती है, लेकिन जो आपके मुंशी बंशीधर हैं वो नमक के दरोगा, वो हमेशा ईमानदारी के और सच्चे रास्ते पर चलते हैं। इसी के चलते उनकी नौकरी भी क्या होती है, चली जाती है, ठीक, ईमानदारी के कारण। और नौकरी चले जाने पर उन्हें किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं होता है। अब नौकरी क्यों जाती है, क्योंकि उसमें जो आरोपी दीन है व्यापारी नमक के, उनके कारण जाती है। ठीक है, तो हम समरी, अगर आपको कहानी को संक्षेप में जानना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नमक का दरोगा की समरी दे रखी, वहां जाकर आप पूरे कहानी को समझ सकते हैं। अब आगे फिर बंशीधर की ईमानदारी को देखकर आरोपी दीन उसे मैनेजर बना देते हैं। बंशीधर का यही सत्य चरित्र हमें भी प्रभावित करता है। अब ये आरोपी दीन कौन, आरोपी दीन है नमक के व्यापारी। ये क्या गलत ढंग से व्यापार कर रहे थे नमक का, तो बंशीधर ने इनको गिरफ्तार करा दिया था। बाद में आरोपी दीन अपने पैसे के बल पर, यानी धन के बल पर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और उल्टा आरोप बंशीधर पर लगा दिया जाता है और उनकी नौकरी चली जाती है। लेकिन बाद में जब वो जेल से वापस आता है आरोपी दीन, तो बंशीधर के घर पर आकर उन्हें मैनेजर का प्रस्ताव रखते। पहले तो वो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो बंशीधर क्या हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो उनका चरित्र कैसा है, सच्चा है। इसी से हम क्या, ये सबको प्रभावित करता है और हमें भी इसी चरित्र ने प्रभावित करा। तो ये हो गया उत्तर। दूसरा फिर आपका सामने दिया कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित आरोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से गुण, कौन से दो पहलू यानी पक्ष उभर कर आते हैं, आपको ये बताना। कुल मिलाकर इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि आरोपी दीन के दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं जो उभर कर आती हैं। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे नमक का दरोगा कहानी में पंडित आरोपी दीन के व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आते हैं। अब पहला दिया, वह पैसे के बल पर जेल से बाहर आ जाता है। यानी जो नमक का गलत ढंग से व्यापार करता है, बंशीधर उसको गिरफ्तार करा देते हैं, लेकिन वो पैसे के बल पर जेल से बाहर मुक्त होकर आ जाता है। ये होगा पहला पक्ष। दूसरा, वह बंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे मैनेजर बना देता है। तो दूसरी आरोपी दीन को जो पहलू उभर कर आता है व्यक्तित्व का, तो वो क्या है कि बंशीधर की ईमानदारी सच्चाई को देखकर उसे मैनेजर बना देता है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने है। तो व्यक्तित्व तो क्या होता है, व्यक्तित्व व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है, ये ध्यान रखना। अब आता है फिर प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरे में कहा गया है कि
कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। यानी जो कहानी सभी समाज की किसी न किसी सच्चाई का उजागर करते हैं। ध्यान रखना, सत्य का नहीं, जो सत्य उसको उभारते हैं। अब कहानी में लेखक ने इस तरह से लिखा, निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करता है। अब इन्होंने क्या करा है, उन अंशों को यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो पहला इन्होंने दिया है कि वृद्ध मुंशी, खा दिया है वकील, गा दिया है भीड़, शहर की भीड़। तो पहला बिंदु आपका उत्तर में रहेगा का, वृद्ध मुंशी। तो देखो अब जान लो ये वृद्ध मुंशी कौन है। वृद्ध मुंशी समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी को उजागर करता है। अब ये वृद्ध मुंशी है कौन, जो नमक के दरोगा हैं बंसीधर, उनके ये पिता हैं। ये किसका पात्र निभा रहे हैं यहाँ पर, वो एक तरह से रिश्वतखोरी को उजागर करते हैं। ठीक, उनका यानी इसके माध्यम से ये पता चलता कि हमारे समाज में रिश्वत चलता है। वह अपने बेटे को नौकरी खोजने जाते समय ऊपरी आय के विषय में जमकर बताता है। वह हर तरह से अपने बेटे के मन में ऊपरी आय का लोभ पैदा करने का प्रयास करता है। यानी जब उसका बेटा नौकरी की तलाश में जाता है तो उसके पिता, किसके, नमक के दरोगा जो बंसीधर हैं, उसे वो खूब समझाता है कि नौकरी के साथ साथ ऊपरी की भी कमाई हमें करना चाहिए। यानी उसका वो लालच देता है। अब उसके बाद आता है खा। खा में आता है वकील। तो वकीलों के माध्यम से उजागर हुआ है कि वे पैसों के लिए अन्याय का भी साथ देते हैं। वे धन के लोभ में फंसकर न्याय का गला घोट देते हैं। अब जो पाठ में वकील आए हैं उनके बारे में क्या कहा गया, कहते वकील क्या करते हैं, वो पैसे के लालच में अन्याय का साथ देते हैं और न्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं और धन के लालच में आकर वो न्याय का गला घोट देते हैं। यानी जो ज्यादा धन पैसे खर्च करता है उसी को न्याय मिलता है, वो चाहे अपराधी हो या ना हो। फिर गा आता है शहर की भीड़। देखो जब पंडित जी को गिरफ्तार किया जाता है तो शहर की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती है, जिससे उजागर होता है कि आम जनता को मनोरंजन के लिए कोई न कोई असर चाहिए। देखो जो जनता होती है उसे किसी व्यक्ति से खास लगाव नहीं होता, उसका तो ये उद्देश्य रहता है कि कुछ न कुछ ऐसा हो जिससे उसका मनोरंजन होता रहे। जो पंडित अलोपी दिन क्या थे, बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे। जब वो गिरफ्तार हुए, जेल गए तो सारी भीड़ क्या हुई, उमड़ पड़ी। अब भीड़ इसलिए नहीं उमड़ी थी कि वो देखने आए अलोपी दिन कैसा व्यक्ति है, क्या हुआ, वो तो उनके लिए तो एक छोटा सा मनोरंजन था। तो ये कहा जा सकता है कि जो शहर की भीड़ होती है वो कोई न कोई मनोरंजन के अवसर ढूंढती रहती है। अब आता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से दिया, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में औहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये क्या अलोपी दिन के पिताजी कहते हैं कि नौकरी ढूंढने जा रहे हो, नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें इनकम ज्यादा हो। नहीं तो कहते नौकरी कैसी होती है, एकदम जो चांद की तरह होती है। कौन से चांद की, उन्होंने बात की पूर्णमासी की, जो धीरे धीरे क्या होता है एक दिन लुप्त हो जाती है। और कहते जो रिश्वत होती है वो ईश्वर की देन होती है, इससे ही व्यक्ति की क्या होती बरकत होती है। फिर अंत में कहता है मैं तुम्हें क्या समझा, तुम तो बहुत विद्वान हो। कहने का मतलब ये कि जो बंसीधर उनके पिताजी हमेशा रिश्वत और बेईमानी को ही ठीक मानते हैं, लेकिन ये हैरानी की बात है कि उनका पुत्र ईमानदार है। अब का दिया है, इसी के आधार पर उत्तर प्रश्न बने या उत्तर देना। यह किसकी उक्ति है, तो उत्तर होगा दरोगा बंसीधर के पिता की। फिर आता है प्रश्न नंबर खा। तो खा में कहा गया है कि खा में मनुष्य वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, यानी मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, मासिक वेतन एक निश्चित तिथि पर मिलता है और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार पूर्णमासी का चांद एक रात को पूरा दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे कम होते हुए गायब हो जाता है। एक तरह से जो बंसीधर के पिता हैं, ठीक, उन्होंने ये कहा है कि जो
आपका वेतन है वो चांद की तरह होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन पूरा दिखता है, धीरे धीरे कम होता जाता है ना, और एक दिन गायब हो जाता है। अब आता है फिर आपका प्रश्न नंबर गा। तो गा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, कहा गया है कि क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं, यानी जो यहाँ पर बंशीधर के पिता हैं तो उनके पिता के इस वक्तव्य से सहमत हो। तो उत्तर हम लिखेंगे इस तरह से, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने पुत्र को सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की सीख दे। जब आपसे पूछा जाए तो ऐसी हमें उत्तर लिखना कि मैं एक पिता के इस वक्तव्य से, वक्तव्य मतलब उसकी इन बातों या विचारों से सहमत नहीं हूं। अगर मैं एक पिता का कर्तव्य होता, क्या करता वह अपने पुत्र के सत्य यानी सच के, ईमानदारी के और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की सीख देता है या उसे प्रेरित करता है। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से पूछा गया है, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को स्पष्ट कीजिए। यानी नमक के का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए, यानी नमक के दरोगा के अतिरिक्त इनका और क्या शीर्षक या टाइटल हो सकता है, और उसके आधार को भी स्पष्ट करिए, यानी ये भी बताइए कि क्यों ये सही है। तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, नमक का दरोगा कहानी के अन्य शीर्षक, ईमानदार दरोगा एक तो ये हो जाएगा, दूसरा कर्तव्यपरायणता रखे जा सकते हैं। यानी दो नाम हमने सुझाए, एक तो ईमानदार दरोगा, दूसरा कर्तव्यपरायणता। ठीक है, अब आगे फिर कहानी में दरोगा, यानी कहानी में दरोगा बंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में चित्रित है, इसलिए पहला शीर्षक सही है। वहीं वह अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता है, इसलिए दूसरा शीर्षक भी सही है। देखो, कहानी में जो दरोगा बंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति हैं के रूप में चित्रित हैं, तो पहला शीर्षक भी सही है। वहीं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता है, इसलिए दूसरा शीर्षक भी सही है। तो हम दो शीर्षक बताए और उसके शीर्षक उचित क्यों ये भी बता दिया। अब अगला प्रश्न आता है 6। कहानी के अंत में आलोपी दिन के बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी के अंत किस प्रकार करते? ये कहा गया है, देखो इसमें 3 प्रश्न पूछे गए कि कहानी के अंत में आलोपी दिन के बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण है, एक तो ये बताओ, दूसरा तर्क सहित उत्तर दो, तीसरा आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते, यानी अगर आप लेखक होते तो इस कहानी का अंत कैसे करते, उसका हमें उत्तर लिखना है। तो हम पहला उत्तर लिखेंगे, नहीं उत्तर शुरू करेंगे कि आलोपी दिन का बंशीधर को नियुक्त करने के पीछे उसकी धर्मनिष्ठता, ईमानदारी, कर्तव्य पलायन तथा सच्चाई प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो ये हो गया आलोपी दिन द्वारा बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने का कारण। क्या कारण है? आलोपी दिन ने बंशीधर की सच्चाई, ईमानदारी, धर्मनिष्ठता और कर्तव्य पलायन के कारण उसे मैनेजर बनाया। अब आगे फिर हम भी कहानी का अंत इसी प्रकार करते। कहानी का यह अंत पूरी तरह से सही है, यानी अगर मैं लेखक होता तो मैं भी कहानी का अंत ऐसे ही करता, क्योंकि इसका अंत पूरी तरह से सही है। अब हम आते हैं पाठ के आसपास वाले प्रश्नों पर। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न दिया कि दरोगा बंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपी दिन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपी दिन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से बंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? देखो, ये कहा गया कि प्रश्न में ऐसे समझ लो हम इसकी, जो दरोगा बंशीधर है उन्होंने क्या किया था, नमक व्यापारी आलोपी दिन को गिरफ्तार कर दिया था गलत ढंग से नमक का व्यापार करने पर। लेकिन बाद में जब वो जेल से छूटकर आते हैं, और देखो इसी दरमियान क्या होता है, आलोपी दिन किसी तरह धन के बल पर बंशीधर की नौकरी भी क्या कर देता है, छुड़वा देता है। अब बंशीधर आ जाते घर पर, लेकिन उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होता। फिर आलोपी दिन भी जेल के बाहर आ जाता है और वह आलोपी दिन क्या करता है, बंशीधर के घर जाता है और बंशीधर को जो मैनेजर की एक पोस्ट है उसके कंपनी में, वही उसके आगे ऑफर करता है। तो बंशीधर पहले तो मना करते रहते, बाद में वो स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रश्न में ये कहा गया कि आपके विचार से बंशीधर का ऐसा करना उचित था या नहीं? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, बंशीधर का ऐसा करना पूरी तरह से उचित था।
क्योंकि उसने अपने कर्तव्य और ईमानदारी के कारण पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया था। पंडित द्वारा उसे नौकरी पर रखना उसकी इन्हीं विशेषताओं का परिणाम था। यदि हम वंशीधर की जगह होते तो हम भी नौकरी स्वीकार कर लेते। आ गया समझ में? देखो अब इसको ऐसे समझ लो कि वंशीधर का ऐसा करना उचित इसलिए रहा क्योंकि वंशीधर ने अपनी ईमानदारी और सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। उसकी नौकरी चली गई लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ी, रिश्वत उसने नहीं लिया, बेईमानी नहीं की। बस अलोपीदीन क्या जेल से छूटने के बाद वो उसके इसी गुणों के कारण क्या हुआ, प्रभावित हुआ और उसको क्या नौकरी का ऑफर करते हैं और वंशीधर क्या नौकरी को स्वीकार कर लेते हैं। तो जो वंशीधर को नौकरी मिली है मैनेजर की, वो उसकी ईमानदारी के कारण ही मिली है। इसलिए अगर हम वंशीधर की जगह होते तो हम भी नौकरी को स्वीकार कर लेते। ठीक, यहाँ पर नौकरी रिश्वत के रूप में नहीं दी गई बल्कि उसकी ईमानदारी का एक तरह से इनाम है। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा। नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायत रहे होंगे और क्यों? देखो प्रश्न में कहा गया कि नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद है जिसे पाने के लिए लोग लालायत रहते होंगे? तो फिर पूछा और क्यों? अब उसका उत्तर ऐसे रहेगा, प्रश्न समझ में आ गया होगा सीधे सीधे। वर्तमान समाज में अनेक ऐसे पद हैं जिन्हें पाने के लिए लोग लालायत रहते हैं, जिनमें प्रमुख हैं अध्यापक, पुलिसकर्मी, सरकारी डॉक्टर, सरकारी विभागों के कर्मचारी, बड़े बड़े नेताओं के सहायक, आयात व निर्यात विभाग। तो देखो ऐसे बहुत सारी विभाग हैं, नौकरियां हैं जिसके लिए सभी लोग लालायत रहते हैं, उनकी मन में लालच रहते हैं। किसी को लगता है कि मैं अध्यापक बन जाऊं, किसी को लगता है पुलिसकर्मी बन जाऊं, किसी को लगता है सरकारी डायरेक्टर बन जाऊं, किसी को लगता है सरकारी विभाग का कर्मचारी बन जाऊं, नेता का सहायक बन जाऊं, आयात निर्यात विभाग में हमें नौकरी मिल जाए। ठीक, अब आगे लोग इन पदों को पाने के लिए लालायत इसलिए रहते हैं क्योंकि इनमें अच्छी आय के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता है, यानी इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है और लोगों का सम्मान भी बहुत होता है। अब आता है प्रश्न नंबर तीसरा। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। ये कहा गया आप कोई ऐसा अनुभव का आधार बताइए जब आपने क्या किया हो, कोई तर्क दिया हो और वो आपके भ्रम को पुष्ट भी करता। तो उत्तर, एक बार किसी बड़े नेता को एक गलती के कारण पुलिस उन्हें जेल भेज देती है, लेकिन मेरा अनुमान था कि वह अपने धन बल और छल से मुक्त हो जाएगा और वास्तव में वैसा ही हुआ। यानी कहने का मतलब ये कि मैंने देखा कि एक नेता वो अपनी गलतियों या अपराध करने के कारण पकड़ा गया और हमें ये अनुमान था कि वो एक दिन छूट जाएगा धन और बल के आधार पर, और वो छूट भी जाता है। इस तरह क्या होता है, जो हमारा तर्क और भ्रम होता है वो पुष्ट हो जाता है, यानी क्लियर होता है, यानी जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। प्रश्न नंबर 4। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा वह बात की एक विशेष संदर्भ में कही गई थी, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। यानी जो बंशीधर के पिताजी हैं वो कहते हैं पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा वह बात एक विशेष संदर्भ में कही गई थी, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। तो पहला प्रश्न दिया कि जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, यानी कोई ऐसा कभी समय आया जब हमें आपको लगा कि आपका पढ़ना लिखना बेकार है, तो उत्तर लिखेंगे जब पढ़ने लिखने के बाद हमें नौकरी नहीं मिलती तो हमें पढ़ना लिखना व्यर्थ सा लगता है। व्यर्थ का अर्थ होता है निरर्थक या बेकार। फिर आता है प्रश्न नंबर ख, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, तो उत्तर होगा जब हम विभिन्न विषयों को अपनी पढ़ाई के आधार पर समझते हैं तो हमें अपना पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। कहने का मतलब ये, जब आपकी पढ़ाई लिखी किसी काम में सहयोग बने तो आपको पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है, और जब आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम में सहयोग ना बने तो वो आपको कैसी लगती है, निरर्थक लगती है। बस ये तो खा में क्या कहा गया, ऐसा समय जब आपको वो सार्थक लगी हो। तो बहुत जगह ऐसी होती है जब सार्थक लगती है, यानी जहां आपकी पढ़ाई लिखाई काम आती है वहां सार्थक लगती है, ये हमारे मन में होता है। फिर गा, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, यानी पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया। फिर नीचे दिया साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं। देखो ऊपर दिया कि पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा। तो कहा कि आप इन दोनों को समान मानते हैं क्या, तो हम उत्तर इसका इस तरह से लिखेंगे।
उत्तर रहेगा पढ़ना लिखना हम दोनों को समान नहीं मानते हैं। साक्षरता तथा शिक्षा एक दूसरे के समान ना होकर एक दूसरे के पूरक। साक्षरता के माध्यम से ही व्यक्ति शिक्षा की सीढ़ियां चढ़ता है। कहने का मतलब ये कि मेरी दृष्टि में साक्षरता और शिक्षा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी व्यक्ति साक्षरता के माध्यम से शिक्षा की सीढ़ियां क्या होता है, चढ़ता है, यानी पढ़ता चला जाता है, यानी साक्षर हो गया तो फिर आगे वो बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब ये है अगर आप साक्षर हो गए फिर हम दूसरे काम उसी साक्षरता के आधार पर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, क्या समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? देखो प्रश्न कहा गया है कि जो लड़कियां हैं समाज में ऐसा माना जाता है कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती हैं, तो कहा कि वाक समाज में लड़कियों की किस वास्तविकता को प्रकट करता है, यानी ये जो पंक्तियां हैं ये वाली लड़कियां हैं ये किसको व्यक्त करती हैं? तो उत्तर, अब ये देखो बोलता कौन है और इसका मतलब क्या है, तो उत्तर इसका ऐसे रहेगा, वंशीधर के पिता लड़कियों को पुरुष समाज में घास जैसी वस्तु के समान मानते हैं। यानी जो वंशीधर के पिता वो लड़कियों को क्या मानते हैं? पुरुष समाज में घास के समान मानते, यानी उनसे तुलना करते। जिस प्रकार घास बिना खाद पानी के उग कर बड़ी हो जाती है उसी प्रकार से लड़कियां भी शीघ्र बड़ी हो जाती हैं, ऐसा वंशीधर के पिता का मानना। समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है क्योंकि उनके विवाह में काफी धन खर्च करना पड़ता है। तो और ये पूरा पढ़ लेते फिर हम समझाते हैं, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ कि यह वाक्य इसी स्थिति की सच्चाई को प्रकट करता है। देखो कहने का मतलब यह है कि वंशीधर के जो पिता हैं वो लड़कियों को ऐसा मानते जैसे घास फूस होती बिना खाद पानी की बढ़ जाती, उन्हें लगता है लड़कियां भी बन जाती हैं। एक तरह से समाज में लड़कियों को क्या माना जाता है? बोझ, क्योंकि उनके विवाह में बहुत ज्यादा धन खर्च होता है। तो इस तरह से लड़कियों की जो स्थिति है उसकी सच्चाई को यहाँ पर प्रकट किया गया है। प्रश्न नंबर आता है आपका 6, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो वह क्यों कानून के पंजे आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। देखो इस प्रश्न में ये कहा गया है कि जो अलोपीदीन थे वो कैसे थे? धन बल से शक्तिशाली थे। कहते ऐसे व्यक्ति क्या होते? चालाक होते, चतुर होते हैं, उनकी बहुत ऊंची ऊंची पहचान पहुंच होती है। धन और पैसे के बल पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो और उनके आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो उनकी ही चापलूसी करते, उसकी जैसी ही बोलते। तो ये कहा गया अगर आप अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जैसे अन्य लोग क्या करते हैं? अलोपीदीन की प्रशंसा करते हैं, यानी उसके गलत जो तरीके हैं उनको क्या करता? बात ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप होते तो क्या करते? तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर हमारे मन में घृणा का भाव पैदा होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति गलत काम करते हैं और धन के बल पर बच निकलते हैं। जो कितना शानदार उत्तर है। जैसे हमारा विचार है तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे आसपास अलोपीदीन जैसे लोग होंगे तो ऐसे लोगों से हमें घृणा ही मेरे मन में आई। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने पैसे के बल पर गलत काम करते हैं और बच निकलते हैं। तो ऐसे लोगों की हम सिर्फ प्रशंसा नहीं करेंगे बल्कि उनसे घृणा करेंगे और उनकी बुराई करेंगे। अब आता है अगला सेशन। तो अगले में दिया है कि समझाइए तो जरा, यानी इससे संबंधित इसमें आपको प्रश्न दिखाई देंगे। तो इसमें देखो क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न दिया, नौकरी में औहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ये देखो कितनी अच्छी बात की। जो वो बंशीधर के पिता हैं वो क्या कहते हैं? नौकरी औहदे की ओर ध्यान मत देना। औहदा मतलब पद। यह तो पीर की मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यानी सरकारी पद पे जहाँ उसके बंशीधर के पिता कहना जो भी चढ़ावा आए आपका ध्यान उधर ही रहना चाहिए। अब इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, इस कथन का अर्थ है कि एक बार नौकरी मिल जाए तो धन तो अपने आप आने लगता है, चाहे वह ऊपरी आमदनी के रूप में आए। या तो ऐसा उत्तर लिख लो या फिर ऐसा लिख लो, क्या
इस वाक्य का अर्थ है कि व्यक्ति को ऐसे पद पर काम करना चाहिए जहां खूब ऊपरी आमदनी यानी रिश्वत का पैसा मिलता हो। आज का सिद्धांत केवल पैसा कमाना है ना। इसका ये क्या अर्थ हो गया, यानी कहने का मतलब ये कि व्यक्ति को नौकरी एक बार मिल जाए तो धन अपने आप आने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर वो गलत तरीके से कमाना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न फिर आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरे में दिया कि इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक होता है। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें देखो कही गई कि इस विस्तृत संसार में, विस्तृत का मतलब है बड़े संसार में, उनके लिए धैर्य यानी कोई जो व्यक्ति होता है, जो कोई भी व्यक्ति होता है, उनका धैर्य ही क्या होता है? मित्र होता है। बुद्धि ही उनको पथ प्रदर्शक यानी उसे रास्ता दिखाती है। आत्मा अवलंबन ही अपना सहायक होता है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? वंशीधर एक सत्यवादी, ईमानदार तथा मेहनती व्यक्ति था। ऐसे इंसान का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक उसके अपने ही गुण होते हैं। यानी जो वंशीधर थे उनको जो उनका मित्र कौन था? उनका मित्र था उनका धैर्य, है ना। पथ प्रदर्शक कौन दिखा रहा था? उनकी खुद की बुद्धि। और सहायक उनका खुद का आत्मा। कहने का मतलब ये जो बंशीधर के गुण थे वही उसके क्या कर रहे थे? मार्ग दिखा रहे थे। यानी कोई भी व्यक्ति कभी मुसीबत में होता है तो उसे स्वयं अपने ही निर्णय से क्या होता है? उसके समाधान खोजने पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। यानी जो तर्क है, आपके मन में बहुत सारे तर्क आते हैं और भ्रम ने पुष्ट कर दिया, ऐसी कोई बात हो तो बताओ। मुंशी बंशीधर नमक के दरोगा थे। वे रात में गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी उन्हें नदी के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत नदी के पुल पर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई चोरी छिपे कुछ सामान ले जाया जा रहा है। उनका शक सही निकलता है। जब वे बोरियों को टटोलते हैं तो उसमें नमक मिलता है। इस तरह से पहले से सोच रहे थे वह तर्क स्पष्ट हो जाता है। यानी जो बंशीधर थे वो अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें जब पुल के पास कोई आवाज सुनाई दी तो उन्हें ऐसा लगा कुछ गलत हो रहा। जब उन्होंने जाकर वहां देखा तो सच में गलत ही हो रहा था। कहने का मतलब ये कि बंशीधर ने जैसा सोचा था जाने पर भी वैसे ही पाया गया। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से दिया, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे ही चाहती है नचाती है। देखो ये कहा गया कि न्याय और नीति सब क्या है? लक्ष्मी के खिलौने हैं। और लक्ष्मी क्या करती है? वह जैसे ही चाहती है वैसे ही लोगों को नचाती है। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि आज के समय में सब जगह धन यानी लक्ष्मी का ही राज्य है। न्याय की अदालत में वकीलों को पैसे देकर आसानी से अपने पक्ष में किया जा सकता है। धन के बल पर समाज के नियम बनाए जाते हैं, अर्थात धन के बल पर न्याय और नीति खिलौने की तरह नचाया जा सकता है। देखो कुल मिलाकर ये कहा गया कि वर्तमान में समाज में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? धन यानी लक्ष्मी का, पैसे का है। हम पैसे के बल पर हम क्या संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के बल पर सारे काम कर लेते हैं। जो धनी होते हैं उन्हीं के अनुसार नियम बनाए जाते हैं और वो क्या करते हैं? पूरे संसार को, न्याय और नीति को किस धन के बदौलत क्या करते हैं? नचाते रहते हैं। कहने का मतलब ये कि पैसे के बल पर लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना या अपनी उंगली पर नचाना। प्रश्न नंबर 5, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका भाव क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, इसका अर्थ है कि भले ही लोग सो क्यों ना जाएं, लेकिन किसी विषय पर तर्क देने से चूकते नहीं हैं। यानी कोई लोग सो भले जाएं लेकिन वो तर्क देने से कभी पीछे नहीं हटते। एक तो ये उत्तर हो सकता है। दूसरा ये आपके सामने, या फिर ऐसे लिख सकते हो, लेखक के अनुसार होगा। लेखक के अनुसार बंशीधर ने अलोपीदीन को नमक का गैरकानूनी से व्यापार करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके गिरफ्तार की चर्चा सारी रात होती रही। आधी रात के समय सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन अलोपीदीन के बुरे कर्मों और बंशीधर की ईमानदारी की चर्चा खूब होती रहती है। अब देखो इसमें कहा क्या गया, पहले ये समझ लो। प्रश्न क्या था? उसमें कहा था दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका भावार्थ क्या होगा? कहने का मतलब ये कि सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन कुछ लोग रात में क्या करते हैं? अलोपीदीन के बुरे कर्मों की चर्चा करते हैं और बंशीधर की ईमानदारी की चर्चा खूब होती है। इसका ये अर्थ होगा। प्रश्न नंबर आता है फिर 6, तो यह कि खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसका अर्थ क्या होगा?
बंशीधर ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी नौकरी का बलिदान कर दिया, जिससे उसके पिता उसके पढ़ने लिखने को व्यर्थ मानते हैं। खेद ऐसी, खेद का अर्थ है दुख ऐसा, पढ़ना लिखना सब अकारत, अकारत मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। कहने का मतलब ये कि बंशीधर के जो पिता है वो कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करते समय नौकरी का बलिदान नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि बंशीधर ने पढ़ लिख कर नौकरी पाते हुए भी ईमानदारी के कारण अपनी नौकरी गंवा दी। कहते ऐसे पढ़ना लिखना तो बेकार ही है। अब आता है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 दिया है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, इसका अर्थ क्या होगा? तो उत्तर होगा पंडित अलोपीदीन के नमक का गलत ढंग से व्यापार करने पर बंशीधर जेल भेज देते हैं। वह बंशीधर को रिश्वत देते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। देखो धर्म, यहाँ पहले धर्म समझ लो, धन क्या होता है? धर्म होता है धारण करना। अब धारण करना क्या? जो अच्छी बातें होती हैं उन्हीं को धारण करना ही धर्म कहलाता है। धन क्या? पैसा। तो ये कहा गया धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। अलोपीदीन ने बंशीधर को पैसे देने, रिश्वत देने का प्रयास किया और उन्होंने उसको मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो बंशीधर की ईमानदारी है उसके आगे क्या हो गया? धन कुचल गया। एक तो ये जो ऊपर दिया ये उत्तर लिख सकते, या फिर हमने अथवा में एक दे रखा ये वाला लिख सकते हैं। बंशीधर ने धर्म के आधार पर काम किया जिससे उसकी विजय हुई। पंडित अलोपीदीन के धन का नशा चूर चूर हो गया। इस तरह धर्म ने धन को पैरे तले कुचल डाला। यानी जो अलोपीदीन थे वो पैसे के मद में चूर थे। उनको लगता है मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे ही रिश्वत देने का प्रयास किया बंशीधर को, उसने मना कर दिया, तो उनका सारा जो धन था, वो नशा था धन का, वो चूर चूर हो गया। अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आता है आपका 8। तो 8 दिया, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, इसका अर्थ क्या होगा? तो अर्थ उत्तर, जब पंडित अलोपीदीन को अदालत में ले जाया गया तो धन के बल पर उन्हें छुड़ाने का प्रयास होने लगे, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। समझ में आया? न्याय के मैदान में यानी अलोपीदीन कहाँ गए? जेल। अब वहां कोर्ट में गए होंगे तो वहां पर दो की लड़ाई थी, एक तो अलोपीदीन की धन की और बंशीधर के धर्म यानी ईमानदारी की। दोनों के बीच में क्या होगी? लड़ाई शुरू हो गई। वहां पर यह था कि धर्म जीतेगा या धन, लेकिन अंत में क्या? बीच में तो धर्म ही जीतता है, लेकिन अंत में धर्म ही जीत जाता है। अब आता है प्रश्न आपका भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी कथ्य अधिक असरदार बना है। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न में यह कहा गया कि इस कहानी में जो नमक का दरोगा, इसमें क्या चित्रात्मकता, लोकोक्तियां, मुहावरे और उर्दू जो हिंदी है इनकी बोलचाल भाषा का प्रयोग किया गया। अब इनमें ऐसे कौन कौन ऐसे हैं जो मुहावरे आपको अच्छे लग रहे हों और लोकोक्तियां, चित्रात्मकता हों, जिनके इसमें रहने से क्या हुई? कहानी शानदार बन जाती है। तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी में भाषागत अनेक विशेषताएं उभरकर सामने आती। जो कहानी उसमें उसकी भाषा में कई विशेषताएं हैं। भाषा में चित्रात्मकता, चित्रात्मकता का अर्थ होता है जब हम कहानी को पढ़ते तो हमारे मन मस्तिष्क में वैसी चित्र बनते जाएं। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग तथा उर्दू शब्दों के प्रयोग से इसका सौंदर्य बढ़ गया। आम बोलचाल की भाषा के प्रयोग से अर्थ ग्रहण करने में सरलता हुई है। इन प्रयोगों से कहानी का कथ्य एक निरंतर गति से आगे बढ़ता है, कहीं भी ठहराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। इन विशेषताओं को निम्नलिखित उदाहरणों के से समझाया जा सकता है। अब देखो ये कहा गया कि जो ये कहानी है इसकी भाषा कई विशेषताएं हैं। एक तो इसकी भाषा चित्रात्मक है, पढ़ते समय चित्र मन में बनते जाते हैं। लोकोक्तियां, मुहावरा उर्दू है ना, इनके प्रयोग से कैसी। दूसरा, इसमें आम चाल यानी सामान्य लोगों की भाषा का प्रयोग किया गया, इसलिए इस कहानी को समझना भी बहुत आसान है। तो कहते हैं इन विशेषताओं से निम्न उदाहरणों को समझाया जा सकता है। कौन कौन से उदाहरण? तो पहला, उर्दू हिंदी शब्दों का प्रयोग। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी ये शब्द है। अब अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। तो ये क्या? ये उर्दू और हिंदी के शब्द हैं।
इससे क्या होती है, कहानी में खूबसूरती आई है। अब कहते मुहावरों का प्रयोग, तो वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। तो ये क्या फूले ना समाये, ये मुहावरा इस कहानी में प्रयोग किया गया है। तो कहते इन मुहावरों के कारण ये कहानी और सुंदर बन पड़ी है। फिर चित्रात्मकता, तो वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। तो देखो जब वर्दी पहनी तो ऐसा हमें दिखाई मन में लगता है, वर्दी पहनी, तमंचा समझ में आने, घोड़ा पर बैठकर, तो ये भी दिखाई नहीं लगता। तो भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा, यानी भीड़ इतनी थी समझ में नहीं आ रही थी छत गायब कहाँ हो गई। अब आता है प्रश्न नंबर फिर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा ने दिया कि कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया। इसके लिए आप अपनी ओर से दो विशेषण और बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। ये कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन, जो मासिक महीने में वेतन मिलता है सैलरी, उसके लिए कौन से विशेषणों का प्रयोग किया गया, इसके लिए आप अपनी ओर से दो विशेषण और बताइए। तो पहले ये समझ लो विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें विशेषण कहते हैं, अथवा जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब इसका उत्तर, कहानी में मासिक वेतन के लिए पूर्णमासी का चांद, एक ये विशेषण का प्रयोग हुआ। दूसरा मानव प्रदत्त, एक इस विशेषणों का प्रयोग हुआ, यानी ये दो विशेषण। अब फिर मासिक वेतन के लिए बर्फ का टुकड़ा विशेषण भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, जो हमें क्या ठंडक पहुंचाता है। फिर दिया नए विशेषण, एक दिवसीय आय, दीर्घ प्रतीक्षा का फल, ये भी हम अपनी तरफ से क्या नए विशेषण जोड़ सकते हैं। अब तर्क, आज की महंगाई में मासिक वेतन तो एक दिवसीय आय मात्र है। तो देखो जो हमने एक दिवसीय आय ये नया विशेषण ढूंढा, उसका हमने प्रयोग करके भी बताया। फिर दूसरा दिया दीर्घ प्रतीक्षा का फल। अब इसका प्रयोग कैसे करें, मासिक वेतन तो बड़ी दीर्घ प्रतीक्षा का फल होता है, तो इस तरह से इसका भी प्रयोग करके बता दिया। अब आता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया बाबू आशीर्वाद का, खा दिया सरकारी हुक्म, गा दिया दातागंज, घा दिया कानपुर। अब देखो इसमें क्या कहा गया पहले वो समझ लो। इसमें ये कहा कि दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियां एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं, संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। यानी ये कहा गया कि ये कुछ संदर्भ दिए गए हैं, ये निश्चित अर्थ देते हैं, ठीक, लेकिन संदर्भ बदलते ही अर्थ परिवर्तित हो जाता है। आप भी किसी अन्य संदर्भ इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। चलो तो शुरू कर लेते, समझा लेते हैं। उत्तर का, बाबूजी आशीर्वाद ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पर आशीर्वाद ही सर्वोपरि हमने नया प्रयोग किया। फिर खा, सरकारी हुक्म को टाला नहीं जा सकता, तो सरकारी हुक्म नया शब्द आ गया। पंडित अलोपीदीन दातागंज के निवासी थे, दातागंज आ गया। गाड़ियां कानपुर जाएंगी, तो कानपुर हो गया विशेषण। इसमें तो ये कहा था कि निश्चित अर्थ देते हैं, तो हो गया इस तरह से। ये आपका क्या हो गया, जो नमक का दरोगा कहानी है, उस कहानी के कक्षा 11वीं सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी में जो पाठ नमक का दरोगा उससे संबंधित आपके सामने हम प्रश्न और उत्तर लेकर आए थे। मैंने प्रयास किया कि प्रश्न उत्तरों को आपको साथ साथ में समझाने का, इसलिए फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे। तो ये सारे प्रश्न सरल भाषा में इसी तरह से हम सभी कक्षाओं के जो प्रश्न उत्तर हैं और भी जो व्याख्या हैं सरल भाषा में ही आपके सामने लाते हैं। तो इसका जो प्रश्न, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नमक के दरोगा कहानी का सारांश भी आप देख सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां जाकर आप क्लिक करके आसानी से सरल भाषा में इस कहानी को आसानी से समझ सकते। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।